हेलो फ्रेंड्स, बुक्स की दुनिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर योर लर्निंग बाय थिबोत मूरिस बुक के बारे में। किसी भी चीज को सीखने से पहले ये तय करना बहुत जरूरी होता है कि आपको आखिर सीखना क्या है। जब हम बिना किसी लक्ष्य से सीखने बैठते हैं तो हमारे पास बहुत सारी जानकारी होती है, लेकिन ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। इसलिए क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी साफ और स्पष्ट सीखने के लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी होता है। इससे हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है और हमारी एनर्जी और रिसोर्सेज सही जगह लगते हैं। जब हम कोई नया कौशल या विषय सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमारा असली मकसद क्या है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसे यह तय करना होगा कि वह सिर्फ बेसिक कम्युनिकेशन सीखना चाहता है या फिर प्रोफेशनल लेवल की फ्लुएंसी चाहता है। अगर उद्देश्य साफ नहीं होगा तो वह सही तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं कर पाएगा। किताबें भी पढ़ेगा, वीडियोस भी देखेगा, लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहेगा कि सही प्रगति हो रही है या नहीं। क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाने से ये फायदा होता है कि हमें पता होता है कि हमें कौन से टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए और कौन से हमें इग्नोर कर देने चाहिए। अगर किसी को सिर्फ बोलचाल की इंग्लिश सीखनी है तो उसे ग्रामर की बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर वह किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसे ग्रामर रूल्स को अच्छी तरह समझना होगा। इसी तरह अगर कोई कोडिंग सीखना चाहता है तो उसे ग्रामर रूल्स को अच्छी तरह समझना होगा। तो उसे ये तय करना होगा कि वह सिर्फ बेसिक प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है या फिर किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट बनना चाहता है। जब हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को साफ कर लेते हैं तो हम अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसे अपने सिलेबस को डिटेल में एनालाइज करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स हाई वेटेज रखते हैं और कौन से कम महत्वपूर्ण हैं। अगर वो यह स्टेप नहीं उठाएगा तो हो सकता है कि वह कम महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ज्यादा समय बर्बाद कर दे और जरूरी टॉपिक्स पर कम ध्यान दे। एक और बड़ा फायदा यह होता है कि जब हमारे पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है तो हम अपनी प्रोग्रेस को सही से मेजर कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति वेट लॉस करना चाहता है और उसका ऑब्जेक्टिव बस फिट होना है तो वह सही प्रोग्रेस ट्रैक नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसका ऑब्जेक्टिव यह है कि मुझे अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करना है तो वह इसे अच्छे से ट्रैक कर पाएगा और जरूरत पड़ने पर अपनी स्ट्रेटजी भी बदल सकता है। क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए हमें स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। यानी हमारा गोल ऐसा होना चाहिए जो स्पष्ट हो, जिसे मापा जा सके, जो हासिल किया जा सके, जो हमारी जरूरतों के हिसाब से रेलेवेंट हो और जिसे एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा किया जा सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो वह एक वैग ऑब्जेक्टिव रख सकता है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। लेकिन अगर वह स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बनाए तो ये कुछ इस तरह होगा, मुझे अगले 3 महीनों में गूगल एड्स और फेसबुक एड्स में एक्सपर्ट बनना है। उसके बाद एक छोटा कैंपेन रन करके प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है। इससे यह साफ हो जाता है कि उसे किस पर ध्यान देना चाहिए और उसकी प्रोग्रेस कैसे मेजर होगी। क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करने का एक और बड़ा फायदा यह होता है कि इससे हमारी मोटिवेशन बनी रहती है। जब हमें यह पता होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है तो हम उस पर कंसिस्टेंटली काम कर सकते हैं। कई बार लोग कुछ नया सीखना शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। जब आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने कितना प्रोग्रेस कर लिया है। अगर आप अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को और ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को छोटे छोटे माइलस्टोन में तोड़ लेना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है तो अगर वह एक साथ पूरा पाइथन सीखने की कोशिश करेगा तो वह जल्दी ही ओवरवेल्म हो सकता है। लेकिन अगर वह इसे छोटे छोटे गोल्स में बांटे, जैसे पहले बेसिक सिंटैक्स सीखना, फिर लूप्स और फंक्शंस, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उसकी लर्निंग जर्नी ज्यादा आसान और स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी। इसके अलावा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लिखकर रखना भी बहुत जरूरी होता है।
जब हम अपने गोल्स को लिखते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें ज्यादा गंभीरता से लेता है। स्टडीज ने यह साबित किया है कि जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं उनके सफल होने की संभावना उन लोगों से कई गुना ज्यादा होती है जो सिर्फ अपने दिमाग में गोल्स रखते हैं। अगर आप अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को और ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं तो आप विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप यह इमेजिन करें कि जब आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे तो वह कैसा लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल है कि आपको 1 साल में फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी आ जाए, तो आप यह इमेजिन कर सकते हैं कि आप बिना झिझक किसी फॉरेनर से इंग्लिश में बात कर रहे हैं और वह आपकी इंग्लिश की तारीफ कर रहे हैं। इस तरह की विजुअलाइजेशन टेक्निक्स आपके दिमाग को प्रोग्राम करने में मदद करती है और आपकी मोटिवेशन को बढ़ाती है। एक और तरीका जिससे आप अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं वह है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना। अगर कोई आपको आपके गोल्स के लिए अकाउंटेबल रखेगा तो आप उन्हें ज्यादा सीरियस लेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करते हैं और अपने फ्रेंड को बताते हैं कि आप हर हफ्ते 5 घंटे इसमें लगाएंगे, तो जब भी आप अपने गोल से भटकेंगे आपका फ्रेंड आपको याद दिला सकता है और आपको फिर से ट्रैक पर ला सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लेते हैं लेकिन फिर भी हम उन्हें फॉलो नहीं कर पाते। इसकी एक बड़ी वजह यह होती है कि हम डिस्ट्रैक्शन से घेरे होते हैं। इसलिए जब भी आप कोई नया स्किल सीख रहे हो तो अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाइए कि वह आपके लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करे। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो अपने मोबाइल नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए। एक फिक्स टाइम डिसाइड करिए जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सीख सके। साथ ही अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना भी बहुत जरूरी होता है। जब आप अपने छोटे छोटे माइलस्टोन्स को अचीव कर लेते हैं तो खुद को रिवॉर्ड दीजिए। ये रिवॉर्ड कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए, ये कुछ सिंपल भी हो सकता है, जैसे एक अच्छी कॉफी पीना, अपनी फेवरेट मूवी देखना या खुद को एक छोटा सा गिफ्ट देना। जब आप अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं सोचे तो आपके दिमाग में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है और आप अपने लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हैं। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है कि हमारी नींव मजबूत हो। बिना मजबूत नींव के हम किसी भी विषय को गहराई से नहीं समझ सकते। ठीक वैसे ही जैसे किसी ऊंची इमारत को बनाने के लिए पहले उसकी फाउंडेशन को मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही लर्निंग में भी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझना जरूरी होता है। अगर शुरुआत में हम आसान और बेसिक चीजों को अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो आगे चलकर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझना बहुत आसान हो जाता है। कई लोग नई चीजें सीखने के लिए जल्दीबाजी कर देते हैं। वे सीधे एडवांस लेवल पर चले जाते हैं और फिर कुछ ही दिनों में उन्हें महसूस होता है कि वे कुछ भी सही से समझ नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग कोडिंग, मैथमेटिक्स या कोई नई लैंग्वेज सीखते समय बीच में ही हार मान लेते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि उन्होंने अपनी फाउंडेशन को मजबूत नहीं किया। अगर किसी को इंग्लिश सीखनी है तो उसे पहले बेसिक ग्रामर और वोकैबुलरी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सीधे इडियम्स और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने में लग जाना चाहिए। जब हम किसी नए विषय की शुरुआत करते हैं तो हमारा दिमाग एक खाली स्लेट की तरह होता है। अगर शुरुआत में ही हम इसे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से भर देंगे तो ये ओवरलोड हो जाएगा और कुछ भी अच्छे से रिटेन नहीं कर पाएगा। इसलिए लर्निंग को स्टेप बाय स्टेप करना बहुत जरूरी है। शुरुआत में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझने के बाद ही हमें नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स सीख रहा है तो उसे पहले न्यूटन्स लॉज को अच्छे से समझना होगा, तभी वह आगे जाकर रिलेटिविटी या क्वांटम मैकेनिक्स जैसी कॉम्प्लेक्स थ्योरीज को समझ पाएगा। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बोरिंग समझते हैं और उन्हें जल्दी से खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन असल में यही फाउंडेशन आगे चलकर काम आने वाली होती है। अगर कोई बच्चा अल्फाबेट्स को सही से नहीं सीखेगा तो वे कभी भी बड़े बड़े शब्दों को पढ़ और समझ नहीं पाएगा। इसी तरह अगर कोई मैथमेटिक्स में बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस को नहीं सीखेगा तो वह अलजेब्रा और कैलकुलस को कभी सही से समझ नहीं पाएगा। एक अच्छा तरीका यह होता है कि जब भी हम कुछ नया सीखें
तो उसे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से जोड़ने की कोशिश करें। अगर हम कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो शुरुआत में बेसिक सेंटेंसेस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहा है तो उसे पहले सिंपल प्रोग्राम्स लिखने चाहिए, जैसे कि कैलकुलेटर बनाना या बेसिक लूप्स को समझना। इससे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाते हैं और सीखने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए एक और जरूरी चीज है प्रैक्टिस। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम उसे बार बार अप्लाई नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्विमिंग सीखना चाहता है तो वह कितनी भी बुक्स पढ़ ले या कितने भी वीडियोस देख ले, जब तक वह खुद पानी में नहीं उतरेगा तब तक वह सही से नहीं सीख पाएगा। लर्निंग भी ठीक इसी तरह काम करती है। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझना काफी नहीं होता, उन्हें अप्लाई करना भी उतना ही जरूरी होता है। रेपिटेशन और रिवीजन भी फाउंडेशन को मजबूत बनाने में बहुत मदद करते हैं। जब हम किसी नई चीज को बार बार दोहराते हैं तो वह हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। स्कूल के समय में हमें टेबल्स याद करवाने का तरीका यही था कि हमें उन्हें बार बार दोहराने के लिए कहा जाता था। इसी वजह से आज भी हम बिना सोचे समझे 2 का पहाड़ा सुना सकते हैं। इसी प्रिंसिपल को किसी भी विषय को सीखने में लागू किया जा सकता है। जब हम किसी कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करते हैं तो वह हमारे दिमाग में गहराई से बैठ जाता है। एक और चीज जो हमारी फाउंडेशन को मजबूत बनाने में मदद करती है वह है क्यूरियोसिटी। जब हम किसी विषय को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमें उससे जुड़े छोटे छोटे सवाल पूछने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा यह समझना चाहता है कि ग्रेविटी कैसे काम करती है तो उसे सिर्फ किताबों में दी गई डेफिनेशंस याद करने के बजाय यह सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि जब वह कोई चीज ऊपर उछालता है तो वह नीचे क्यों गिरती है। जब हम किसी चीज को खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं तो वह हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर हम एक प्रॉपर प्लान बनाकर सीखते हैं तो हमें पता होता है कि हमें पहले क्या सीखना है और उसके बाद कौन सा स्टेप लेना है। बहुत से लोग बिना किसी स्ट्रैटेजी के सीखना शुरू कर देते हैं और फिर कुछ ही दिनों में कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। इसलिए लर्निंग को आसान बनाने के लिए हमें एक रोड मैप बनाना चाहिए और वह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए। अगर हम किसी सब्जेक्ट को पूरी तरह से मास्टर करना चाहते हैं तो हमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। कई बार हमें लग सकता है कि हम बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यही स्लो और स्टेडी अप्रोच हमें लॉन्ग टर्म में एक्सपर्ट बनाती है। अगर कोई गिटारिस्ट बनना चाहता है तो उसे पहले बेसिक कॉर्ड्स को सही से पकड़ना सीखना होगा। उसके बाद ही वह कॉम्प्लेक्स ट्यून्स बजा पाएगा। अगर वह जल्दबाजी करेगा और सीधे एडवांस लेवल पर जाने की कोशिश करेगा तो वह फ्रस्ट्रेटेड होकर बीच में ही छोड़ देगा। फाउंडेशन को मजबूत बनाने का एक और तरीका है कि हम दूसरों को सिखाने की कोशिश करें। जब हम किसी कॉन्सेप्ट को खुद सीखते हैं और फिर उसे किसी और को समझाने की कोशिश करते हैं तो वह हमारे दिमाग में और ज्यादा क्लैरिटी से बैठ जाता है। इसलिए जब भी हम कुछ नया सीखें तो कोशिश करें कि उसे किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को समझाएं। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर हो जाएगी। सही रिसोर्सेज का चुनाव भी बहुत जरूरी होता है। अगर हम शुरुआत में ही बहुत एडवांस्ड बुक्स पढ़ने लगेंगे तो हम जल्दी ही डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। इसलिए शुरुआत में हमें ऐसे रिसोर्सेज का चुनाव करना चाहिए जो हमारे लेवल के हिसाब से हो। अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट सीखना चाहता है तो उसे पहले बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी बुक्स पढ़नी चाहिए, न कि सीधे कॉम्प्लेक्स स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें मिस्टेक से घबराना नहीं चाहिए। जब हम कोई नया स्किल सीखते हैं तो शुरुआत में गलतियां होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन यही गलतियां हमें सिखाती हैं कि क्या सही है और क्या गलत। अगर कोई बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डर जाए तो वह कभी भी चलना नहीं सीख पाएगा। इसी तरह अगर हम किसी नए सब्जेक्ट में मिस्टेक्स करने से डरेंगे तो हम कभी भी उसमें एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो यह जरूरी होता है कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को पैसिवली कंज्यूम ना करें, बल्कि उसे एक्टिवली प्रोसेस भी करें।
पैसिव लर्निंग का मतलब है कि बस किताबें पढ़ना, लेक्चर सुनना या वीडियोस देखना, लेकिन बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के। ऐसा करने से हमें लगता तो है कि हम सीख रहे हैं, लेकिन असल में वह नॉलेज हमारे दिमाग में लंबे समय तक नहीं टिकती। इसके बजाय अगर हम एक्टिव लर्निंग यानी सीखने की प्रक्रिया में खुद को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन बहुत बेहतर हो जाती है। एक्टिव लर्निंग का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसे अपने शब्दों में समराइज करें। जब हम किसी इंफॉर्मेशन को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग उस पर ज्यादा ध्यान देता है और उसे अच्छे से प्रोसेस करता है। अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं या कोई लेक्चर सुन रहे हैं, तो उसके की पॉइंट्स को खुद से लिखने की आदत डालें। ऐसा करने से न सिर्फ आपकी मेमोरी मजबूत होगी, बल्कि आपको यह भी समझ में आएगा कि आपने क्या सीखा और क्या अभी भी अनक्लियर है। नोट्स बनाना एक्टिव लर्निंग का एक और बेहतरीन तरीका है, लेकिन यहाँ यह जरूरी है कि सिर्फ वर्ड टू वर्ड कॉपी ना करें, बल्कि अपने तरीके से नोट्स बनाएं। माइंड मैप्स, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का यूज करें ताकि कॉन्सेप्ट्स विजुअली क्लियर हो जाए। स्टडीज ये साबित कर चुकी है कि जब हम इंफॉर्मेशन को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे ज्यादा आसानी से प्रोसेस करता है और लंबे समय तक याद रखता है। इसलिए सिर्फ प्लेन टेक्स्ट लिखने के बजाय कुछ क्रिएटिव तरीके अपनाने की कोशिश करें। लर्निंग को और भी एक्टिव बनाने के लिए आप जो कुछ सीख रहे हैं उसके आधार पर कुछ कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करें। अगर आप किसी नए विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके बारे में एक छोटा ब्लॉग लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी समझ को शेयर कर सकते हैं, या फिर किसी दोस्त को वह कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। जब हम किसी और को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग और भी गहरी हो जाती है। ये एक रीज़न है कि टीचर्स को उनके सब्जेक्ट्स में मास्टरी हासिल हो जाती है, क्योंकि वे कॉन्सेप्ट्स को बार बार एक्सप्लेन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल बुक्स की दुनिया को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका जिससे एक्टिव लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सकता है, वह है सेल्फ क्वेश्चनिंग। जब भी आप कुछ नया सीख रहे हों, तो खुद से सवाल पूछिए, ये कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये कैसे काम करता है? क्या मैं इसे किसी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से कनेक्ट कर सकता हूं? जब हम एक्टिवली क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हमारा दिमाग उस इंफॉर्मेशन को गहराई से एनालाइज करता है, जिससे लर्निंग प्रोसेस और भी इफेक्टिव बनती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी एक्टिव लर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं, तो सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद से प्रोग्राम्स लिखने होंगे। अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो सिर्फ ग्रामर रूल्स पढ़ने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, आपको उसे बोलने और लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। लर्निंग बाय डूइंग सबसे पावरफुल टेक्निक होती है, क्योंकि जब हम किसी चीज को खुद अप्लाई करते हैं, तो हमें उसके छोटे छोटे डिटेल्स समझ में आने लगते हैं, जो सिर्फ पढ़ने या सुनने से पॉसिबल नहीं होते। ग्रुप डिस्कशंस भी एक्टिव लर्निंग को बढ़ाने में मदद करते हैं। जब हम किसी विषय पर दूसरों से डिस्कस करते हैं, तो हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी डीप हो जाती है। इसलिए अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसके बारे में अपने दोस्तों या पीयर्स से बात करें। इससे न सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बल्कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इंप्रूव कर पाएंगे। फ्लैश कार्ड्स का यूज करना भी एक बहुत इफेक्टिव एक्टिव लर्निंग टेक्निक है। जब हम किसी टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फ्लैश कार्ड्स पर लिखते हैं और उन्हें बार बार रिवाइज करते हैं, तो वह इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में और भी स्ट्रांगली एम्बेड हो जाती है। ये टेक्निक लैंग्वेज लर्निंग, मेडिकल स्टडीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। एक्टिव लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप गेमिफिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विज बनाकर खुद को टेस्ट करना, लर्निंग ऐप्स का यूज करना या किसी टॉपिक को समझने के लिए छोटे छोटे चैलेंजेस सेट करना, ये सभी मेथड्स लर्निंग को एंगेजिंग और इफेक्टिव बनाते हैं। जब हम किसी चीज को गेम की तरह सीखते हैं, तो हमारा मोटिवेशन बना रहता है और बोर्डम नहीं आता। लर्निंग को एक्टिव बनाने का एक और तरीका है कि आप अपने डेली लाइफ में उसे अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें और थ्योरीज को रियल वर्ल्ड सिचुएशन से जोड़ने की कोशिश करें। अगर आप बिजनेस स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं,
तो अपने आसपास की कंपनियों को एनालाइज करें और यह समझने की कोशिश करें कि वे कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रही है। जब हम थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल वर्ड से जोड़ते हैं तो वह इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में और भी स्ट्रांगली रिटेन होती है। मल्टी सेंसरी लर्निंग भी एक्टिव लर्निंग का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब हम किसी इंफॉर्मेशन को सिर्फ एक तरीके से नहीं बल्कि मल्टीपल सेंसेस से प्रोसेस करते हैं तो लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसे सिर्फ पढ़ने के बजाय उसे सुनने, बोलने और लिखने की कोशिश करें। इसी तरह अगर आप कोई नया सब्जेक्ट सीख रहे हैं तो बुक्स पढ़ने के साथ साथ रिलेटेड वीडियोस देखें, डिस्कशंस करें और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करें। एक्टिव लर्निंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को इम्प्रूव करता है। स्टडीज ये दिखा चुकी है कि जब हम इंफॉर्मेशन को एक्टिवली प्रोसेस करते हैं तो हमें वे 70 से 80% तक याद रहती है, जबकि पैसिव लर्निंग में ये रेशियो सिर्फ 20 से 30% ही होता है। इसलिए अगर आप कुछ ऐसा सीख रहे हैं जिसे आपको लंबे समय तक रिटेन करना है तो पैसिव लर्निंग से बचें और एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज को अपनाएं। मिस्टेक से सीखना भी एक्टिव लर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम एक्टिवली किसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो हम गलतियां करते हैं और यही गलतियां हमें ज्यादा इफेक्टिव तरीके से सीखने में मदद करती है। अगर कोई म्यूजिशियन कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है तो वह बार बार गलती करेगा, लेकिन हर गलती से उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो गलत सॉल्यूशंस उसे ये समझने में मदद करेंगे कि कहाँ गलती हो रही है और उसे कैसे सही किया जा सकता है। एक्टिव लर्निंग का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। जब हम एक्टिवली किसी चीज को सीखते हैं तो हमें दूसरों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना होता। हम खुद रिसर्च करने लगते हैं, नए आइडियाज एक्सप्लोर करते हैं और अपनी लर्निंग को अपने तरीके से शेप कर सकते हैं। ये अप्रोच हमारी एकेडमिक ग्रोथ में मदद करती है, बल्कि हमारे ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी इंप्रूव करती है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो सबसे जरूरी चीज होती है कि वह हमारे लिए मीनिंगफुल हो। अगर लर्निंग को पर्सनल बना लिया जाए, यानी उसे अपने एक्सपीरियंसेस और इंटरेस्ट से जोड़ा जाए, तो वह ज्यादा एंगेजिंग और इफेक्टिव बन जाती है। जब हम किसी इंफॉर्मेशन को अपने जीवन से कनेक्ट करते हैं तो वह सिर्फ एक बोरिंग थ्योरी नहीं रहती, बल्कि हमारे लिए एक रियल और रिलेटेबल कॉन्सेप्ट बन जाती है। इससे मोटिवेशन बढ़ता है और हमें वह नॉलेज लंबे समय तक याद रहती है। हमारा दिमाग नेचुरली उन्हीं चीजों को याद रखता है जो हमारी इमोशंस और एक्सपीरियंसेस से जुड़ी होती है। इसलिए अगर हम किसी नए विषय को अपने इंटरेस्ट्स या डेली लाइफ से जोड़कर सीखते हैं तो वह हमारे दिमाग में और भी स्ट्रांगली रिटेन हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कुकिंग पसंद करता है और वह केमिस्ट्री सीख रहा है तो वह अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए कुकिंग एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट क्रिकेट का फैन है और उसे मैथमेटिक्स बोरिंग लगती है तो वह स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को क्रिकेट के स्कोर्स और प्लेयर परफॉर्मेंस से जोड़ कर समझ सकता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग का एक बड़ा फायदा ये होता है कि ये मोटिवेशन को बढ़ाता है। जब हमें कोई चीज पर्सनली मीनिंगफुल लगती है तो हम उसे ज्यादा अटेंशन देते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि हमें अपनी फेवरेट मूवी के डायलॉग्स तो आसानी से याद रह जाते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक के कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस याद करने में मुश्किल होती है। अगर हम किसी सब्जेक्ट को अपने इंटरेस्ट से जोड़ लें तो वह अचानक से इंटरेस्टिंग लगने लगता है। हर इंसान की लर्निंग स्टाइल अलग होती है। कुछ लोग विजुअल लर्नर्स होते हैं जिन्हें चीजें डायग्राम और पिक्चर्स के जरिए समझ में आती हैं, जबकि कुछ लोग ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं जो सुनकर जल्दी सीखते हैं। कुछ लोग हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए चीजों को बेहतर समझते हैं, तो कुछ लोगों को रीडिंग और राइटिंग बेस्ड लर्निंग पसंद आती है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग का मतलब है कि हम अपनी नेचुरल लर्निंग स्टाइल को समझें और उसी के हिसाब से नया ज्ञान प्राप्त करें। अगर कोई व्यक्ति संगीत पसंद करता है तो वह पॉडकास्ट्स या म्यूजिकल निमोनिक्स के जरिए नई चीजें सीख सकता है। अगर कोई व्यक्ति आर्ट में इंटरेस्ट रखता है तो वह माइंड मैप्स और डूडल्स के जरिए कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज कर सकता है।
लर्निंग को पर्सनल बनाने का एक और तरीका यह है कि हम नई जानकारी को अपनी पास्ट नॉलेज से कनेक्ट करें। जब हम किसी नए कॉन्सेप्ट को पहले से सीखी हुई चीजों से जोड़ते हैं तो हमारा दिमाग उसे ज्यादा आसानी से प्रोसेस करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पहले से गार्डनिंग करता है और अब बायोलॉजी सीख रहा है तो वह प्लांट ग्रोथ और फोटोसिंथेसिस के प्रिंसिपल्स को अपनी गार्डनिंग एक्सपीरियंसेस से जोड़कर बेहतर समझ सकता है। इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति पहले से बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में जानता है और अब साइकोलॉजी सीख रहा है तो वह कंज्यूमर बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग थ्योरीज को अपने बिजनेस नॉलेज से रिलेट कर सकता है। पर्सनलाइज लर्निंग का एक और पावरफुल तरीका स्टोरी टेलिंग है। जब हम किसी जानकारी को एक कहानी के रूप में याद करते हैं तो वह हमारे दिमाग में ज्यादा स्ट्रांगली एम्बेड हो जाती है। यही कारण है कि बचपन में सुनी हुई कहानियां हमें आज भी याद रहती हैं, लेकिन स्कूल की थ्योरेटिकल डेफिनेशंस भूल जाती है। अगर हम किसी सब्जेक्ट को अपनी पर्सनल स्टोरी या किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करें तो वह न सिर्फ ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा बल्कि हमें वह लंबे समय तक याद रहेगा। जब हम किसी नए स्किल को सीख रहे होते हैं तो उसे पुश करें तो वह न सिर्फ ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा बल्कि हमें वह लंबे समय तक याद भी रहेगा। पर्सनल बनाने के लिए हमें उसमें अपने गोल्स और एस्पिरेशंस को इंटीग्रेट करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा है और उसका सपना एक क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर बनने का है तो वह डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट्स को अपने फ्यूचर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सीखेगा, जिससे उसकी मोटिवेशन और लर्निंग स्पीड दोनों बढ़ जाएंगी। इसी तरह, अगर कोई स्टूडेंट पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहता है और उसे अपनी खुद की टेड टॉक देने का सपना है तो वह हर नया कम्युनिकेशन स्किल उसी माइंडसेट से सीखेगा, जिससे उसे ज्यादा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी मिलेगी। पर्सनलाइज लर्निंग को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमें अपने लर्निंग एनवायरनमेंट को भी कस्टमाइज करना चाहिए। अगर किसी को म्यूजिक सुनते हुए पढ़ना पसंद है तो वह सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ स्टडी कर सकता है। अगर किसी को ओपन स्पेसेस में बेहतर कंसंट्रेशन मिलता है तो वह लाइब्रेरीज या आउटडोर सेटिंग्स में जाकर सीख सकता है। अपने लर्निंग एनवायरनमेंट को अपने कंफर्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से सेट करना लर्निंग को ज्यादा एंजॉयबल और प्रोडक्टिव बना सकता है। एक और तरीका जिससे लर्निंग को पर्सनल बनाया जा सकता है वह है सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब भी हम कुछ नया सीखें तो हमें यह सोचना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन हमारे रियल लाइफ में कैसे यूजफुल हो सकती है। अगर हम किसी सब्जेक्ट को सिर्फ एग्जाम्स पास करने के लिए पढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर हम ये समझें कि ये नॉलेज हमारे भविष्य में कैसे काम आ सकती है तो हम उसे ज्यादा एंथुजियाज्म के साथ सीखेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है और उसे ये सब्जेक्ट थियोरेटिकल लगता है तो वो इसे अपने पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट से जोड़कर समझ सकता है। लर्निंग को पर्सनल बनाने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सप्लोरेशन भी बहुत जरूरी होते हैं। जब हम किसी सब्जेक्ट को अपने तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं तो हमें उसमें और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। अगर कोई व्यक्ति फोटोग्राफी सीख रहा है तो उसे सिर्फ कैमरा सेटिंग्स और थ्योरीज पढ़ने के बजाय बाहर जाकर फोटोज क्लिक करने चाहिए और अलग अलग स्टाइल्स को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। जब हम एक्टिवली किसी चीज को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस और स्ट्रेंथ्स के बारे में भी पता चलता है, जिससे लर्निंग और भी मीनिंगफुल बन जाती है। लर्निंग को ज्यादा पर्सनल और एंगेजिंग बनाने के लिए हमें क्यूरियोसिटी को डेवलप करना चाहिए। जब हम जेन्युइनली किसी चीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं तो लर्निंग एक चैलेंज या बर्डन नहीं लगती बल्कि एक फन एक्टिविटी बन जाती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वे हर चीज के बारे में सवाल पूछते हैं, ये कैसे काम करता है, ऐसा क्यों होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी क्यूरियोसिटी कम होने लगती है। अगर हम इस नेचुरल क्यूरियोसिटी को वापस लाएं और हर नई चीज को एक एक्सप्लोरर की तरह सीखें तो लर्निंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव हो सकती है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल भी लर्निंग को पर्सनल बनाने में मदद कर सकता है। आजकल हर सब्जेक्ट पर इंटरैक्टिव एप्स, ऑनलाइन कोर्सेज और वर्चुअल सिमुलेशंस उपलब्ध है जो हमें हमारे इंटरेस्ट्स और पेस के हिसाब से सीखने में मदद करते हैं। अगर किसी को ट्रेडिशनल बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है तो वह ऑडियो बुक्स या वीडियो ट्यूटोरियल से सीख सकता है। अगर कोई कोडिंग सीख रहा है
तो वह इंटरैक्टिव कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रैक्टिस करके अपनी लर्निंग को ज्यादा हैंड्स ऑन बना सकता है। लर्निंग को पर्सनल बनाने का एक और तरीका यह है कि हम अपने गोल्स को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड करें और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। जब हम अपनी अचीवमेंट्स को देखते हैं तो हमारी मोटिवेशन बनी रहती है। अगर कोई व्यक्ति वेट लॉस के बारे में सीख रहा है तो वह अपने छोटे छोटे फिटनेस गोल्स सेट कर सकता है और अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर सकता है। जब हम खुद को इंप्रूव होते हुए देखते हैं तो लर्निंग और भी एक्साइटिंग लगने लगती है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो अक्सर एक ही तरीके से लगातार पढ़ते या अभ्यास करते रहते हैं। कई लोग एक ही विषय पर घंटों तक ध्यान केंद्रित करते हैं और सोचते हैं कि इससे वे जल्दी सीख जाएंगे। लेकिन रिसर्च कहती है कि ऐसा करने से लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, बल्कि मोनोटनी आ जाती है और हमारा दिमाग पैसिव मूड में चला जाता है। इसे सुधारने के लिए हमें अपनी लर्निंग में वेरिएबिलिटी यानी विविधता लानी चाहिए। जब हम अलग अलग टेक्निक्स को मिलाकर सीखते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिवली एंगेज होता है, जिससे कॉन्सेप्ट्स लंबे समय तक याद रहते हैं। ध्यान देने की बजाय अलग अलग टॉपिक्स को मिक्स करके पढ़ते हैं। ये मेथड लर्निंग को कुछ मुश्किल बनाता है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि हमारा दिमाग अलग अलग विषयों के बीच कनेक्शंस बनाने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे एक ही तरह के प्रॉब्लम्स को लगातार सॉल्व करने की बजाय अलजेब्रा, जियोमेट्री और एरिथमेटिक को मिक्स करके अभ्यास करना चाहिए। इससे न केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होती है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को जल्दी रिकॉल करने में भी मदद मिलती है। जब हम लर्निंग में वेरिएबिलिटी लाते हैं तो हमारा दिमाग नई इंफॉर्मेशन को ज्यादा एक्टिवली प्रोसेस करता है। इसका कारण यह है कि जब हम लगातार एक ही पैटर्न में कुछ सीखते हैं तो हमारा दिमाग प्रिडिक्ट करने लगता है कि आगे क्या आने वाला है। लेकिन जब हम टॉपिक्स को शफल करते हैं तो दिमाग को हर बार नए तरीके से सोचने की जरूरत पड़ती है। ये एक तरह से मानसिक व्यायाम की तरह होता है, जिससे याददाश्त और याद आ जाने की क्षमता बेहतर होती है। वेराइबिलिटी लाने का एक और तरीका यह है कि हम अलग अलग फॉर्मेट्स में पढ़ाई करें। अगर आप कोई नया विषय सीख रहे हैं तो सिर्फ किताबों से पढ़ने की बजाय वीडियोस देखें, पॉडकास्ट सुनें, माइंड मैप्स बनाएं और डिस्कशंस में हिस्सा लें। जब हम एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग फॉर्मेट्स में प्रोसेस करते हैं तो हमारा दिमाग उसे बेहतर तरीके से स्टोर कर पाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसे सिर्फ टेक्स्ट पढ़ने की बजाय हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज देखनी चाहिए या किसी दोस्त के साथ डिबेट्स करनी चाहिए। इससे न केवल लर्निंग इंटरेस्टिंग बनती है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स भी गहराई से समझ में आते हैं। प्रैक्टिस में वेरिएबिलिटी लाने के लिए स्पेस्ड रेपिटेशन भी एक बहुत अच्छा तरीका है। इसका मतलब है कि एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार याद करने की बजाय उसे अलग अलग समय के अंतराल पर रिवाइज किया जाए। ये टेक्निक हमारे दिमाग को इंफॉर्मेशन रिकॉल करने के लिए मजबूर करती है, जिससे लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टूडेंट एक नया वोकैबुलरी वर्ड सीखता है तो उसे उसी दिन 10 बार दोहराने की बजाय 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद और फिर 1 हफ्ते बाद रिव्यू करना चाहिए। इस तरह से इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। वेरिएबिलिटी लाने का एक और तरीका यह है कि हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के जरिए सीखें। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ किताबों के फॉर्मूलाज याद करने की बजाय एक्सपेरिमेंट्स करें और कॉन्सेप्ट्स को डेली लाइफ से जोड़ने की कोशिश करें। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो सिर्फ सिंटैक्स याद करने की बजाय छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं और उनमें अलग अलग कोडिंग टेक्निक्स को मिक्स करके इस्तेमाल करें। जब हम कोई चीज प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो वह हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है और लंबे समय तक याद रहती है। लर्निंग में वेरिएबिलिटी जोड़ने के लिए एनवायरनमेंट को बदलना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। कई स्टडीज में पाया गया है कि अगर हम हमेशा एक ही जगह पर बैठकर पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग उस जगह से जुड़ी हुई चीजों को कॉन्टेक्स्ट के रूप में स्टोर कर लेता है। लेकिन जब हम अलग अलग जगहों पर बैठकर पढ़ाई करते हैं तो हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को ज्यादा जनरलाइज तरीके से स्टोर करता है, जिससे उसे रिकॉल करना आसान हो जाता है। इसलिए अगर आप हमेशा एक ही जगह पर पढ़ाई करते हैं तो कभी कभी लाइब्रेरी, पार्क
या किसी दूसरी जगह पर भी जाकर पढ़ने की कोशिश करें। वेरिएबिलिटी लाने का एक और मजेदार तरीका सेल्फ टेस्टिंग है। जब हम खुद से क्वेश्चंस पूछते हैं और अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं तो हमारा दिमाग एक्टिवली सोचने पर मजबूर हो जाता है। इससे कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा अच्छे से समझा और याद रखा जा सकता है। अगर आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो खुद से छोटे क्विजेस बनाएं और उन्हें सॉल्व करें। यह टेक्निक खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।